आदाब, तहजीब टीवी इंडिया में आपका खैर मकदम है, स्वागत है। लगातार सुबह से जो है गहमा गहमी है। दिल्ली में माहौल ठंडा है, लेकिन बिहार में बहुत ही ज़्यादा गर्म है। 243 सीटें हैं और लगातार दावे जो हैं वो किए जा रहे हैं जीत के। महागठबंधन, गठबंधन और ग्रैंड गठबंधन, तीनों के तीनों अपने दावे के साथ हैं। लेकिन अभी बिल्कुल यूं कहूं कि चूहा बिल्ली का खेल हो रहा है। कभी आरजेडी प्लस हो जाती है, कभी जेडीयू प्लस हो जाती है, लेकिन कहना बड़ा मुश्किल है। बहुत ही कांटे की टक्कर है। 9 बजे के बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर बिहार किसका है। और इस गर्मा गर्म मुद्दे के साथ बातचीत के लिए मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त तहजीब टीवी के स्टूडियो में बहुत ही सम्मानित और वरिष्ठ बीजेपी नेता मोहम्मद इरफान साहब। आपका स्वागत है, खैर मकदम है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। जेडीयू से मेरे साथ मौजूद हैं नीरज कुमार सिंह। नीरज, आपका भी स्वागत है। तो सबसे पहला मेरा सवाल इरफान साहब से है कि इरफान साहब, जिस तरीके से कहा यह जा रहा था कि मोदी लहर जो है वो कम पड़ गई है, कमजोर पड़ गई है और उसका असर बिहार में जरूर दिखाई देगा, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा है, इसको क्या कहेंगे? नहीं, मारूफ साहब, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छा आज टॉपिक है बहस करने का और सुबह से इसी पर जो है हमारी बहस जो है वो चालू है। ये जो आपने मोदी लहर की बात की है, तो मोदी जी के मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब से मोदी जी इस देश के वजीर आजम बने हैं और भारतीय जनता पार्टी की हिंदुस्तान में सरकार बनी है और हमारे बहुत सारे जो राज्य हैं, स्टेट्स हैं, उसमें बहुत सारी हमारी सरकार बनी है, तो उसका सबसे बड़ा अगर किसी को हम श्रेय देना चाहते हैं तो माननीय नरेंद्र मोदी जी को देना चाहते हैं, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को देना चाहते हैं। और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं जो 24/7 जनता की खिदमत के लिए, जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, उनको मैं ये श्रेय देना चाहूँगा। और लगातार हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर जाकर रैलियाँ की, लोगों को समझाने का काम किया और 3-4 दिन में ये समझता हूँ कि 3-4 दिन जो है वो तेजस्वी जी को उन्होंने एक सपना जो है हमारे मीडिया के बंधुओं ने दिखाया। लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो थे जिस तरीके से दिखा रहे थे आंकड़े, उससे कहीं ना कहीं आपके अंदर, आपके खेमे के अंदर बड़ी बेचैनी थी कि ये क्या हो गया, हमने सोचा क्या था लेकिन हो क्या रहा है। लेकिन अब जो एग्जैक्ट पोल है वो तस्वीर कुछ और दी, क्या लगता है? पहले दिन से जो है हमारे जितने प्रवक्ता थे, जितने हमारे लीडर थे, जितने भी हमारे नेता थे, वो पहले से कॉन्फिडेंट थे। किस लिए कॉन्फिडेंट थे कि इस कोरोना काल में भी उन्होंने जाकर इतनी मेहनत की, लोगों से जाकर संपर्क किया। और हमारी तो क्योंकि डिजिटल इंडिया का जो है ये जो फॉर्मेशन है, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2015 से शुरू किया था। 2014 की सरकार के बाद से इसकी नींव डाली थी, इसकी बुनियाद डाली थी। तो तब से ही हमारा लगातार जो संपर्क है अपने नेशनल लीडरान का, हमारे वजीर आजम का, हमारे चीफ मिनिस्टर का, सबका जो वर्चुअल उस पर जो है पोलिंग बूथ स्तर पर जो है वो सबसे हमारा संपर्क था। और लगातार जो है उस पर जो है कि आने वाले चुनाव में हमें क्या करना है, किस तरीके से मेहनत करनी है, हमें कोरोना की गाइडलाइन को भी फॉलो करना है और इस देश का जो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक जो अधिकार है उसका भी हमने इस्तेमाल करना है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने और बिहार की जनता को मैं इसका श्रेय देना चाहूँगा कि उन्होंने दोनों चीज़ को फॉलो करते हुए, दोनों चीज़ का पालन करते हुए माशाल्लाह एक तरफा उन्होंने जिस तरीके से वोट एनडीए के पक्ष में दिया है। आप 2015 में अगर जाइए, नहीं दिया, मैं आपको रोकना चाहूंगा इरफान साहब, एक पक्ष में नहीं। पिछली बार ये नारा था, बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे थे बिहार में और पटना में मैं खुद गया था 2015 में, अब की बार नीतीश सरकार। मैं नीरज कुमार सिंह से पूछना चाहूंगा कि क्या हो गया? सुशासन बाबू का शासन जो है बिहार वासियों को पसंद नहीं आया, या कहां शराबबंदी फेल हो गई, या क्या मामला रहा कि जो बड़ी पार्टी थी, बड़े भाई का एक रूप वहां पर इख्तियार कर रखा था, अब एकदम कद कैसे छोटा हो गया? कहां डेंट पड़ा और किसने डेंट डाला? देखिए, एक चीज़ मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं कि यहाँ पे जो है एनडीए परिवार में कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है। ये बहुत ही पुराना संबंध है हम लोगों का, बीजेपी का और जेडीयू का। और इसमें जो है कहीं भी कोई बड़ा और छोटा नहीं है, सभी का अपना काम बटा हुआ है, सरकार में सभी की बराबर की भागीदारी है। और नीतीश जी का जो है 2005 से लेकर अभी तक जो एक सुशासन का जो एक कार्यकाल जो चला आ रहा है, बिहार की जनता को अटूट विश्वास है उनमें। और जो अभी कोविड का जो सिचुएशन आया उसमें, लेकिन नीरज जी जो अभी आंकड़े बता रहे हैं वो ये अटूट विश्वास कहीं ना कहीं जनता का टूटा है। और वो आंकड़े दिखा रहे हैं कि आप बिल्कुल करीब करीब 22 से 25 सीटों के नीचे आ गए हैं।
देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि जब आप 15 साल की सरकार लगातार चला रहे हैं, आप कितना भी बेहतर काम कर लीजिए, लोगों की जो अपेक्षा है वो आपसे और उम्मीदें जो है बढ़ जाती है। बट कहीं ना कहीं वो चीज़ें एक एंटी कैंपेनिंग के रूप में देखा जा रहा है। तो लेकिन नीतीश जी का जो है काम जो है वहाँ बोल रहा है, काम के माध्यम से जनता के बीच में जो उन्होंने एक विश्वास जो हासिल किया है, आज वो एक वोट के माध्यम से जो ट्रेंड आपने देखा होगा कि सुबह से जो एक ट्रेंड चला आ रहा था महागठबंधन की, इवन की पोस्टल का जो वोटिंग रिजल्ट भी जो आ रहा था, स्टार्टिंग जो हुआ वो महागठबंधन के पक्ष में आया। लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बीतता गया और 10 बजे के बाद जो ट्रेंड एक शुरू हुआ और अभी तक वो ट्रेंड बरकरार है, और हमें पूरा विश्वास है बिहार की जनता पे कि वो फिर से नीतीश कुमार जी को और एनडीए को जो है अपने मतों के द्वारा फिर से मुख्यमंत्री बनाएंगे। इरफान जी क्या कहेंगे, एनडीए की बात कर रहे हैं आप, एनडीए के जो दल जो है, घटक दल जो है वो घटते जा रहे हैं। पंजाब में आपने देखा, और यहां पर बिहार में खासतौर से चिराग पासवान के सुर बिल्कुल अलग, लगातार वो नीतीश कुमार के खिलाफ बोलते रहे, जेडीयू के खिलाफ बोलते रहे, बीजेपी के फेवर की बात की, लेकिन बतौर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं माना। क्या माने कि क्या जेडीयू और नीतीश कुमार का जो खेल बिगाड़ा उसमें सबसे बड़ा हाथ चिराग पासवान का? नहीं, सबसे पहले तो मैं मारूफ साहब आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे पहले दिन से जो वजीर आला के कैंडिडेट थे वो नीतीश कुमार जी थे। हमारे जो सबसे सुप्रीम लीडर आज जो हैं हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने अपनी सब सभाओं में उनको बगल में जो है बिठा कर रखा, और सब जगह जो है ये क्लियर उन्होंने मैंडेट देने की जनता को कोशिश की पूरे बिहार को कि हमारे जो वजीर आला होंगे वो नीतीश कुमार जी होंगे, और आज भी हम उस पर कायम हैं। लेकिन जो 2015 में और आज में कुछ भी अंतर नहीं है, उसको उल्टा करके आप पढ़ोगे तो उस टाइम पर जितनी हमारी सीट थी आज जेडीयू की सीट आ गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान जो है, भारतीय जनता पार्टी की जो कथनी और करनी है उसमें जो तय करते हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी जो तय करते हैं वो उसको करके रहते हैं। अगर उनको वजीर आला का अगर उनके लिए भाई सवाल ये है कि एनडीए का एक घटक दल चिराग पासवान वो क्यों नहीं इस बात को समझ पाया, वो क्यों नहीं इस बात को मान पाया कि उनको जेडीयू के खिलाफ या नीतीश के खिलाफ नहीं बोलना। आप देख लिए जहां पर भी करीब 29 सीटें ऐसी हैं जहां पर 1000 से कम वोटों का मार्जिन है, और ये बहुत बड़ा यूं कहूं कि फेरबदल कर देगा आखिरी लम्हे तक। अगर 20 सीटें भी ऐसी रहीं तो पाला इधर भी जा सकता है और उधर भी। नहीं, ये मैं आपको जो है बहुत ही कॉन्फिडेंट होकर बताना चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद बिहार के इलेक्शन में गया हूँ, वहाँ की जनता क्या सोचती है वो मुझे मालूम है। तो इसलिए आप जो है फिक्र न कीजिए मारूफ साहब और तहजीब चैनल, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के पक्ष में वहाँ पर नतीजे आने वाले हैं। 101-3 जो दिखा रहा है इससे कम होने वाले नहीं है। रात के 10 बजते बजते जैसा आज दिन में इलेक्शन कमीशन ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, क्योंकि कोविड के कारण जो कोविड पैंडेमिक की वजह से बहुत सारे पोलिंग बूथ बढ़ा दिए उसमें, और उसका पालन भी हमने करना है, उसे फॉलो करते हुए काउंटिंग भी हो रही है। तो इसलिए रात के 10 बजे तक मुझे उम्मीद है कि एकदम टैली जो है वो एकदम पूरी आ जाएगी और पूरे रिजल्ट जो है डिक्लेयर हो जाएंगे। एनडीए भारी बहुमत से वहां पर सरकार बनाएगी, उसके वजीर आला नीतीश कुमार जी होंगे। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, बीजेपी के अंदर से आवाज उठी है, आपके एक बड़े नेता ने ये आवाज उठा दी है कि हमारे नंबर ज्यादा है, तो जो सीएम है वो बीजेपी से होना चाहिए, जेडीयू से नहीं होना चाहिए। देखिए, ये तो लोकतंत्र है, इसमें सब आदमी को अपनी बात करने का अधिकार है। लेकिन मैं आपको ये बहुत ही विश्वास के साथ बताना चाहता हूँ कि हमारे जो सुप्रीम लीडर हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, और जो पार्टी का हाई कमान है उसने जो तय कर लिया है वो एकदम अटूट है, और चट्टान की तरीके से जो हमारा दावा है, हमारा वादा है कि नीतीश कुमार जी ही वहाँ के वजीर आला होंगे। तो इस पर जो है सबकी अपनी अलग अलग राय से तो पार्टी की राय नहीं कि अगर आपने नीतीश कुमार को बतौर सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया अभी भी, तो हो सकता है वो टूट करके वापस अपने पुरानी पार्टी में चले जाए, पुराने दल में चले जाए और आरजेडी के साथ हाथ मिला ले। पहले सरकार बना चुके हैं, चला चुके हैं। ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। ये सब हमारा ख्याली पुलाव पकाने का टाइम है। रात के 10 बजन दीजिए, एकदम चट्टान की तरीके से जो कथनी और करनी बीजेपी की उस पर पूरे उतरेंगे। लेकिन मैं 2-3 चीज आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का एक वर्कर होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते और अकलियत का होने के नाते मैं 3-4 चीज आपके सामने स्पष्ट रखना चाहता हूँ। उस टाइम 15 साल जो है
लालू जी का राज रहा, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर किसी को प्रॉब्लम वहाँ पर क्रिएट हुई, वो समीकरण माई माई करते हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर किसी का गला काटने का उन्होंने काम किया तो अक़लियतों का किया। उनके कब्रिस्तान को अगर कब्जा करने का काम किया तो उनके सरकार के आदमियों ने किया, और उसको छुटाने का अगर काम किया तो नीतीश जी और सुशील मोदी जी ने चार दीवारी कराकर छुटवाने का काम किया। तो ऐसे जो सैकड़ों काम जो अक़लियतों से भी जुड़े हुए थे, वहां पर मैंने खुद देखा है अपनी आंखों से, जाने के लिए रास्ता नहीं होता था। आदमी को जो है 5 बजे के शाम के बाद जो है निकलने में डर और दहशत लगता था। आज आप कोई अगर हमारी जो बच्ची भी अगर रात के 9-10 बजे भी अगर जाएगी, पटना में जाएगी, भागलपुर में जाएगी, पूर्णिया में जाएगी, अररिया में जाएगी, किशनगंज में जाएगी, किसी भी अगर जिले के हेडक्वार्टर पर जाएगी, गांव में जाएगी, ब्लॉक में जाएगी, तो उसको ये कॉन्फिडेंट है कि यहाँ पर जो है लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से मेंटेन है, और इस तरीके की कोई आज की तारीख में इन 15 साल में हरकत कर नहीं सकता। वहाँ पर हर तरीके का डेवलपमेंट करने का काम, तरक्की करने का काम, लोगों को विश्वास दिलाने का काम अगर किसी ने किया तो एनडीए में वो नीतीश जी के नेतृत्व में हुआ, और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में इस बिहार ने बहुत तरक्की की है, और लोग उनका एहसान जो है वो मानना चाहते हैं। नीरज के पास आना चाहूंगा। नीरज क्या कहेंगे जिस तरीके से नीतीश बाबू ने लास्ट मिनट पे ये कहा कि मेरा आखिरी चुनाव है, क्या कहें, उनके इस जज्बात को, इमोशन को भी जनता ने नहीं स्वीकारा? नहीं देखिए, या नीतीश ये मान चुके थे कि मैं बिल्कुल हार चुका हूं, एक पैतरा ये भी अपना लेते? नहीं, मैं इस चीज़ को थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं। उस दिन जो उन्होंने बयान दिया वो चुनाव की आखिरी घड़ी थी और आखिरी समय था। उन्होंने स्पष्ट बोला कि आज हमारा चुनाव जो है प्रचार आखिरी दिन है। उसके दूसरे दिन ने बिहार प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं श्री वशिष्ठ नारायण जी ने, उन्होंने स्पष्ट किया था कि अभी हमारे जो नेता हैं वो हारे नहीं हैं, थके नहीं हैं। निरंतर बिहार में पिछले 15 सालों से जो काम किया है उन्होंने, चाहे वो हम पूरे बिहार में सड़क की बात कर लें, चाहे बिजली की बात कर लें, चाहे वो 7 निश्चय के माध्यम से उन्होंने जिन जिन क्षेत्रों में काम किया, ऐसा मैं नहीं मानता हूँ कि कोई भी क्षेत्र में उन्होंने जो है कोई कमी रखी होगी। और आने वाले टाइम में नहीं, कभी तो नहीं रखी। शराबबंदी इतना बड़ा मुद्दा था, लेकिन उसके बावजूद लोग जो है जहरीली शराब पी रहे थे। लोग ये कह रहे थे कि 50 रुपए की पहले मिलती थी, अब 100 रुपए की मिल रही है, तो ये तो और भी ज्यादा दिक्कतें शुरू हो गई। सर एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि जो शराबबंदी है पूरे बिहार में, गुजरात के बाद यदि हिंदुस्तान में कहीं पूरी तरह से यदि सख्ती से लागू किया गया है तो वो है बिहार राज्य, जिसकी पूरी प्रशंसा जो है पूरे हिंदुस्तान में की जाती है। और आज तक ये सबसे बड़ी योजना जो है नीतीश कुमार जी की है, जिसके कारण पूरी महिला जो है आज सुकून की जिंदगी अपने घरों में व्यतीत कर रही है। और सबसे ज्यादा यदि पक्षधार है नीतीश कुमार जी का तो वो बिहार की महिला हैं। आज जो हम इतने मजबूती ढंग से जो निकल के आ रहे हैं वोट के माध्यम से, उसमें देखा जाए तो उसमें महिला शक्ति की बहुत ज्यादा जो है उनका योगदान है। तो बिहार शराबबंदी से जो है पूरे बिहार का कल्याण हुआ है कि जिस तरह से लोग, लेकिन नीतीश बाबू का कल्याण नहीं हुआ, सीटें तो ये बता रही हैं। नहीं देखिए, ये और लोकतंत्र में और लोकतंत्र के इस सबसे बड़े त्योहार में जो है जीत उसी की होती है जिसके पास आंकड़ा होता है। देखिए, मैंने पहले भी आपको बोला है कि जब 15 साल की जब शासन आप चलाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको लोगों की अपेक्षा और बढ़ जाती है आपके कामों को देखते हुए। तो वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को मैं बिल्कुल मानता हूं कि एक एंटी कैंपेनिंग थी, लेकिन वो जो डैमेज कंट्रोल था वो देखे होंगे कि आज जो मत की गणना जैसे जैसे आगे बढ़ रही है और अभी तक जो बरकरार है सीट, वो कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि बिहार की जनता अभी भी जो है नीतीश कुमार और एनडीए के जो है माध्यम से वो सरकार जो है फिर से देना चाह रही है उनको। इरफान भाई क्या कहते हैं, जिस तरीके से एलजेपी ने जेडीयू को डेंट पहुंचाया, क्या जो थर्ड मोर्चा था ग्रांड डेमोक्रेटिक फ्रंट, सेकुलर फ्रंट, क्या उसकी वजह से आपको फायदा हुआ और कांग्रेस और आरजेडी को नुकसान हुआ? क्योंकि मैं जिन 1000 और 500 के वोटों की बीच की बात कर रहा हूं, ये वोट उन्हीं लोगों को ज्यादा पहुंचे जो यूं कहूं कि बतौर वोट कटवा जो है वो साबित हुए। हालांकि उस ओवैसी साहब की पार्टी अच्छा कर रही है, लेफ्ट पार्टीज जो है उन्होंने पिछली बार से कहीं ज्यादा अच्छा किया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले तो लोकतंत्र में हमारे यही तो एक सबसे बड़ी खूबसूरती है कि यहाँ पर कोई भी आदमी जो है जाकर चुनाव लड़ सकता है। यहाँ के संविधान को दिमाग में रख के उसको मानने वाला, जानने वाला आदमी ये लोकतांत्रिक अधिकार का अपने इस्तेमाल कर सकता है। तो मुझे कहीं कोई उसमें वोट कटवा नहीं लग रहा, मुझे कहीं भी कुछ गलत नहीं लग रहा, क्योंकि उनका सबका राइट था। कोई भी जाके आदमी अगर इलेक्शन लड़ रहा है तो हम कोई भी कैसे इसको रोक सकते हैं? ठीक बात है। मैं तो ये आपको बताना चाहता हूँ कि तेजस्वी जी और उनके जो जितने भी पार्टी के लीडर थे,
आप खुद उसको मतलब जो है वेरीफाई कर सकते हैं कि जो बड़े बड़े ब्रांड लीडर थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, वो क्या छोड़ के नहीं गए के, क्यों छोड़ के गए वो? क्या जो कुशवाहा जी थे वो हमारा एनडीए छोड़ के उसके साथ मिले थे, क्या उनका असर हुआ? उसकी कितना बड़ा लोकतांत्रिक पॉलिटिकल गेम है, तो जिसको जहां का पल्ला भारी दिखता है वहां पहुंच जाता है। नहीं, जीतन मांझी हो, कितना आज बड़ा रामविलास पासवान जी को देख लीजिए, वो हमारे बीच नहीं है, आरजेडी लेकिन का उनके बेटे ने जिस तरीके से रुख अपनाया वो पूरी तरीके से आपकी पॉलिसीज के खिलाफ रहा। मारूफ साहब जिस तरीके से उन्होंने पार्टी को चलाने की नहीं बल्कि हाँकने की कोशिश की, कुशवाहा जी क्यों वहां से निकले? क्योंकि उनको मान सम्मान नहीं मिला। मुकेश सहनी क्यों वहां से निकले? उनको मान सम्मान नहीं मिला। उपेंद्र कुशवाहा को इस इलेक्शन में क्या मिला? इरफान साहब कुछ भी नहीं। मैं वही बता रहा हूँ, लेकिन उन्होंने उसका एहतजाज तो किया ना जी। उसकी जो पॉलिसी थी उसके तो उन्होंने खुलकर जो है विरोध तो व्यक्त करा ना आके। उन्होंने अपना गठबंधन बनाया क्योंकि वो भी वहाँ के स्टैब्लिश लीडर हैं, अपने कुशवाहा जाति के वो वोटों के वो भी मतलब जो बड़े ठेकेदार हैं, तो उन्होंने इसलिए अपना उन्होंने अलग गठबंधन बना लिया। पप्पू यादव जी ने अपना अलग बना लिया। तो मेरे कहने का मतलब ये कि चुनाव की तारीख के बाद तक कई आदमी उसके छोड़ के हमारे साथ आए, वो ठीक है, हमने उन्हें मान सम्मान दिया। ये तो आप देखें, बड़े नेता इस पाले से उस पाले में गए, पहले सैद्धांतिक नेता होते थे, अब सिद्धांत सब नेता अपनी जेब में रख के घूमते हैं। वो सारे के सारे ये देखते हैं कि जहां पर भी आपको कुछ मिलता है नफा, वहां पर चले जाओ, क्योंकि इसी का नाम लोकतंत्र और इसी का नाम जो है इन्होंने डेमोक्रेसी समझ लिया है और इसी में अपना फायदा भी समझते हैं। इरफान साहब, जिस तरीके से इलेक्शन से के दौरान तेजस्वी की रैलियां सभाएं हो रही थी, वो अपने आप में दिखती थी कि वाकई कुछ बड़ा बदलाव आने वाला है बिहार में। वहीं दूसरी तरफ आपके यहाँ पर सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों को छोड़ करके बाकी कोई भी ऐसी रैली नहीं दिखी जहां पर उस तरीके का हुजूम नजर आया हुआ। मैं वही बताना चाहता हूं क्योंकि अभी वो लड़का यंग है और अच्छा। क्या है, बिहार की एक अलग कल्चर है, बिहार का अलग नौजवानों की जो है नीति है। क्या है कि वो हेलीकॉप्टर जो है ऐसी जगह पे उतारा जाता है कि उसी को देखने के लिए चले तो आप भी उतार सकते थे। हम तो उतना मतलब सलमान खान और शाहरुख खान थोड़े इरफान साहब, मैं वही बिहार से बाहर का है, लोग उसको देखने के लिए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर जो है देखने के लिए आते थे। भाई कौन लालू का लड़का तेजस्वी, क्योंकि प्रशांत किशोर ने जैसे यहाँ पर केजरीवाल की एक फोटो लगा के, अभी तो आप देखिए कौन आदमी कितना लॉयल है, जो अपने माँ बाप का लॉयल नहीं है वो बिहार की जनता की क्या लॉयल्टी होगी। चलो आज लालू और राबड़ी का उनसे भी पूछ लेते हैं कि आखिर जिस तरीके से रैलियों में हुजूम था, भीड़ भाड़ थी और तेजस्वी की एक आंधी सी देखी जा रही थी, क्या कहते हैं अब्दुल बासित साहब, वो सब कहाँ चला गया? देखिए हुजूम आज भी कायम है। आप पटना हमारे दफ्तर के बाहर आके देखिए, मुख्य कार्यालय में जैसा हुजूम जैसा आंदोलन सड़क पर था वैसे ही आज हमारे के आगे भी है। आप निश्चित रहिए, बीजेपी नंबरों में क्यों नहीं है? बीजेपी को मान देकर जीतने जा रहे हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं। क्या कहेंगे आप, जिस तरीके से माना जा रहा था कि तेजस्वी यादव सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बन पाएंगे, लेकिन अभी जो है बहुत लंबा सफर है और लगातार जो ऊंट इस करवट कभी उस करवट बैठा है, उसमें क्या अभी भी आप उसी दावे के साथ हैं कि वाकई दोबारा आरजेडी ही सरकार बनाएगी और मुख्यमंत्री जो है वो तेजस्वी यादव ही होंगे? आप जाके देखिए, बिहार में पूरी तरह लालटेन चल चुकी है और ये 1.5 करोड़ वोट पर अभी वोटिंग गिनती बाकी है। अभी रात का इंतजार कीजिए, 8:30 बजे तक पूरे आंकड़े आ जाएंगे। उसके बाद 8:30 बजे आरजेडी पूरी तरीके से जीत की तरफ होगी और इनके जितने भी फूल और टोकरियां मंगाई गई है बीजेपी कार्यालय में, ये बिल्कुल इन्हें फेंकनी पड़ेगी और मिठाइयां इन्हें अपने छुपाकर फ्रिज में रखनी पड़ेगी। इरफान साहब क्या कहेंगे? नहीं, बासित साहब जो है हमारे दोस्त हैं, लेकिन उन्होंने अगर चुनाव में मेहनत की होती तो उनका थोड़ा बहुत वजन कम होता। वो खाली चुनाव में मिठाई खा खा के जो है उनका वजन बढ़ गया है। लेकिन मैं अपने दोस्त को ये बताना चाहता हूँ कि लालटेन जो है वो बहुत पहले बुझ चुका, आज भी बुझ चुका। अभी तो एलईडी का ज़माना है और एलईडी जो है वो एनडीए की सरकार ने वहाँ पर लगाई, घर घर वहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने लगाई, वहाँ पर नीतीश कुमार जी ने एलईडी जी जलाई। तो इसलिए बासित साहब जो है अपने घर पर बैठकर आप खूब मिठाइयाँ खाइए, 10 बजे तक खाइए। आप तो 8:30 की कह रहे हैं, मैं और 1.5 घंटा देता हूँ, 10 बजे तक फाइनल रिजल्ट आ जाएगा और आप बहुत निश्चिंत होकर अपने घर में आराम से रहिएगा। लालटेन आपका बुझ चुका होगा, एलईडी जी बल्ब जल चुका होगा। बिहार की भौगोलिक स्थिति को आप अगर जानकारी लें और जमीन और धरातल उतरे तो आज भी लालटेन को मानने वाले लोग, गरीब लोग, किसान लोग, बंधुआ मजदूर लोग जो कि बीजेपी के कुपोषण से
के कुशासन से भयभीत है, उन सबको आजादी मिलने का दिन है आज। और ये आंदोलन आपका निश्चित तौर पर आरजेडी की जीत के बाद मैं भी ऑनलाइन रहूंगा आप उस टाइम भी, और आप ही मुझसे कहेंगे कि बासित भाई आपने बीजेपी की मिठाई के टोकरे कूड़ेदान में डलवा दिए, क्योंकि आप जो है बीजेपी को अगर मिठाई आज खाएंगे तो शुगर का शिकार हो जाएंगे। बिल्कुल। अब्दुल बासित साहब, मुझे ये बता दें कि पहले जिस तरीके से एग्जिट पोल को देख करके आप लोग बहुत खुश नजर आ रहे थे, एक तरफा जो है स्लाइडिंग विक्ट्री नजर आ रही थी, लेकिन अब जो एग्जैक्ट पोल जो चल रहा है लगातार, कहीं ना कहीं उससे धड़कनें बढ़ी है। एग्जैक्ट पोल की अगर आप पूरी जानकारी रखते हैं तो लगभग 90% चैनल अभी बराबरी की टक्कर दिखा रहे हैं। और आने वाला जो इसमें जो छोटी छोटी पार्टियां जैसे एलजेपी 0 पे रह गई है, इसी प्रकार और जो छोटी पार्टियां सारी 0 पे रह जाएंगी, जिसमें वीआईपी है, हम है। बस आप देखते रहिए, सब आरजेडी की लहर है पूरे बिहार प्रदेश में, और हम लोग बिल्कुल निश्चित तौर पर जीत कर बहुत अच्छे तरीके से इसको आगे बढ़ाएंगे। जी, आप बने रहिए हमारे साथ। मेरे साथ नीरज भी मौजूद है। नीरज, क्या कहेंगे? दावे हैं आरजेडी के अपनी जगह, अभी भी वो कह रहे हैं कि साहब जिस तरीके से दिन और बढ़ता जाएगा जो है वो मार्जिन और कम होता जाएगा और तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री की दौड़ में आगे पहुंच जाएंगे। देखिए, ये सबसे बड़ी सच्चाई है कि पिछले कुछ महीने से जो बिहार की जनता को जो रेवड़ी बांट रहे थे तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरी के लिए, आप खुद सोचिए क्या ये संभव है कि किसी भी राज्य में सभी को नौकरी दे दी जाए? वो फंड कहाँ से आएंगे, वो पैसे कहाँ से आएंगे? कई बार इनसे सवाल पूछा गया, लेकिन इनके पास जवाब नहीं था। सरकार में आने के लिए बिहार की जनता को ये वर्गलाने की जो कोशिश कर रहे थे, बिहार की जनता जो है बिल्कुल समझ चुकी थी, और वो पिछले इनके शासनकाल को याद करके अभी भी वो डरती है। जैसा कि इरफान भाई ने अभी बताया था कि अभी भी वहाँ की जो है बहन बेटियाँ जो हैं वहाँ के, अभी आरजेडी सरकार को, लालू की जो सरकार थी, अभी भी वो डरती है कि उनका शासनकाल किस तरह से था। तो इस गलतफहमी में ना रहे, जो अभी ट्रेंड आ रहा है बिल्कुल उस तरह से बरकरार रहेगी। और तेजस्वी कहीं ना कहीं ये 10 लाख की जो नौकरियां का जो एक रोजगार बांटने का जो एक बिहार की जनता को जो प्रलोभन दे रहे थे, वो कहीं ना कहीं बिहार की जनता जो अच्छी तरीके से समझ चुकी है। जी अब्दुल बासित साहब, मेरा सवाल है कि जिस तरीके से जेडीयू नेता आप पर आरोप लगा रहे हैं कि जो प्रलोभन दिया था नौकरियों का वो सिर्फ झुंझुना है, उसमें वास्तविकता नहीं है, असलियत नहीं है कुछ भी। ये धरातल की पार्टी लालू यादव की पार्टी है, जो राष्ट्रीय लीडर है। ये धरातल, ये जुमलों वाली सरकार नहीं है। और मैं अपने भाई धीरज को बता दूं कि अपनी तरफ देखे, जब आरजेडी के साथ थे तो 70 सीटों पे आगे थे, आज ये 40 और 35 सीटों पर सिमट कर रह गए रुझानों के अनुसार। और आने वाले थोड़ी देर में ये 20 सीटों से नीचे जाएंगे, और जो भाजपा है वो 50 से नीचे जाएगी। निश्चित तौर पर 150 सीटों पर हम विनिंग करेंगे। आज का ये मेरा सूत्रधार है। मैं जब तक घूमा नहीं टीवी में से, जब तक आज आरजेडी को जिता के नाम पार लगा। चलिए, बहुत बड़ी बात कर दी इरफान भाई। अब्दुल बासित कह रहे हैं कि भाजपा जो है वो 50 में सिमट जाएगी और जेडीयू जो है वो 20 में सिमट जाएगी। क्या कहेंगे ये? नहीं, अभी बासित भाई जो है अभी ख्याल पुलाव पका रहे हैं, तो पकाने दीजिए, कोई बात नहीं। सब आदमी की बात का सम्मान जो है वो भारतीय जनता पार्टी करती है, एनडीए करती है। लेकिन 10 बजे के बाद जो है ना वो मालूम हो जाएगा कि किसकी मिठाई जो है वो कूड़ेदान में गई, किसका लालटेन जो है वो कूड़ेदान में गया, और कौन आदमी जो है वो चौराहे पे खड़ा होकर जो है उस टाइम पे हो गया। आज जयप्रकाश आंदोलन कहाँ गया? आज लोहियावादी जेडीयू कहाँ गई? बीजेपी के पाले में बैठकर अपनी जमीनी सच्चाई को खो दिया, इसलिए आज आपका पतन तय है। लालू यादव जैसा राष्ट्रीय नेता इस देश का भविष्य बनाने वाला नेता है, और उसी की सरकार, उसी चाहे वो आंदोलन के तहत वो सरकार में है। लेकिन अब्दुल बासित साहब, मुझे ये बता दें आप कि कांग्रेस को आपने मुंह मांगी बिसात दी, सीटें दी, लेकिन कांग्रेस का जिस तरीके का पूरा भी जो मामला है, जो नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो कांग्रेस अपने पिछले बार के भी आंकड़ों से नीचे पहुंच गई। कांग्रेस हमारे अलायंस में मुख्य पार्टी है, और कांग्रेस की बात बिल्कुल तेजस्वी जी की बात है। हम उसमें कोई बट नहीं लगा रहे, मगर आप देखिए कि साथ में उसके साथ लेफ्ट को भी हमने सीटें दी। लेफ्ट की सीटें बहुत 20 बढ़ गई है। आप समझो, पिछली बार लेफ्ट हमारे साथ नहीं थी, इस बार भी कांग्रेस और लेफ्ट मिलाकर 50 से ऊपर है। तो अगर 50 सीटें लेफ्ट और कांग्रेस ले आती है तो हम 100 के आसपास हम भी आ रहे हैं। तो 150 सीटों का हमारा पूरा आंकलन है, निश्चित रहिए। ठीक है अब्दुल बासित साहब, मैं आपको दोबारा से लूंगा। कांग्रेस की जो पार्टी है, जो दूसरा
अलायंस है महागठबंधन का, उसकी एक बड़ी पार्टी है, बड़ी भागीदारी है, उनके भी एक नेता से बातचीत करेंगे, जानेंगे कि आखिर कांग्रेस लगातार क्यों घटती जा रही है। हालांकि कोशिशें करती हैं, तमाम चीज़ें होती हैं, लेकिन वो मामला नहीं बन पा रहा जो होना चाहिए था। मैं लूँगा जैसे ही उनसे मेरा संपर्क हुआ। वापस आता हूँ जेडीयू के पास। नीरज, क्या कहेंगे? ये जिस तरीके का हम मुकाबला माना जा रहा था, एक यूथ समझा जा रहा था, तेजस्वी को बहुत हल्के में लिया जा रहा था, लेकिन बड़ी जबरदस्त टक्कर दी है और कहीं ना कहीं बिल्कुल हेड टू हेड, नेक टू नेक चल रहा है मामला। ऐसे में अगर वो आगे निकल गए, सुशासन बाबू, हालांकि 15 साल का शासन और कहा प्रधानमंत्री की दावेदारी, और अब इस आंकड़े पर, इस जगह पर आकर के रुक जाना कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सेटबैक है जेडीयू के लिए। देखिए, मैं बिल्कुल ऐसा नहीं मानता हूं। मैं पूछना चाहता हूं तेजस्वी यादव जी से, उस समय वो कहाँ थे जब बिहार में जो है चमकी बुखार आई हुई थी? मैं उस समय कहाँ थे जब पूरा विश्व जो है कोविड के महामारी से जूझ रहा था? बिहार एक पूरी संसाधनों के थोड़ी कमी के बावजूद भी जो है वहाँ के मुख्यमंत्री ने जिस कुशलतापूर्वक उस चीज़ को हैंडल किया, जो भी गाइडलाइंस आया केंद्र सरकार के माध्यम से, उन्होंने बिल्कुल उनको पूरा किया। और मैं एक और जानकारी दे दूं आपको, सभी को पता होगा कि दिल्ली में उन्होंने 10 जगह जो है भोजन जो है करने का व्यवस्था करवाया था, कि अपने राज्य के साथ साथ जो है दिल्ली में भी जो फंसे बिहार के लोग थे, जो वहाँ की जनता थी, उनके जो है सुबह शाम का भोजन जो है कराने के, पूरे दिल्ली में जो है 10 जगह का भोजन का व्यवस्था किया गया था। दूसरा पहलू भी है कि जिस तरीके से बिहार के लोग 800-800 किलोमीटर, 900 किलोमीटर पैदल यहाँ से गए, रास्ते में दम तोड़ दिया, खाना नहीं, पानी नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ा। सर, मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि जो आनंद विहार बस अड्डे पे जो करीब 1.5 लाख के जो यहाँ पे जो जनता जमा हो गई थी, यहाँ की जो शासन जो है वहाँ डंडे से मार रही थी, उसमें नीतीश कुमार जी की गुनाहगार थे। उसमें मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, उनकी तरफ से क्या प्रबंध किया गया? तब तक बिल्कुल नीतीश जी खामोश थे, आप एक जगह खाना जरूर बांट रहे थे, लेकिन उनको वापस अपने वतन तक पहुंचाने के लिए कोई व्यवस्था, कोई ऐसी घोषणा, कोई ऐसा ऐलान नहीं किया गया था। नतीजा क्या हुआ? कोई चेले कहीं बैठे हुए हैं, ट्रक ने टक्कर मार दी, 40 लोग मर गए। रास्ते में चलते चलते भूख से दम तोड़ दिया, बच्चों ने दम तोड़ दिया, छाले पड़ गए। क्या इन तमाम चीजों का मिला जुला खामियाजा जो है नीतीश की जो अब की सीटें हैं उन पर नजर आ रहा है? जहां तक कोरोना काल की बात है, मैं आपको थोड़ा सा अवगत करा दूं कि पिछले कुछ महीनों में दिल्ली में ही, बेंगलोर में, कई अन्य राज्यों में अपने सरकारी माध्यम से उन्होंने एक व्यवस्था जो है बनाया हुआ था कि जिन जिन लोगों को असुविधा हो रही है, जो जब उन्होंने ट्रेन चलने की जो प्रक्रिया जो प्रारंभ हुई थी, उसके बाद एक प्रक्रिया तरीके से जो है उन्होंने पूरा एक सिस्टम बनाया और बाहर में जो फंसे हुए बिहार के जो लोग थे उनको बुलाने का भी काम किया। इसी आप देखिए, दिल्ली में जो ट्रेन चलाई गई थी, जो यहाँ से प्रवासी मजदूर जा रहे थे बिहार के लिए, उसमें यहाँ की जो मुख्यमंत्री है, मतलब उनको जरा सा भी ये लज्जा नहीं आई कि वो उसकी क्रेडिट भी लेना वो चाह रहे थे, जो प्रयास मुख्यमंत्री जी ने कर रहे थे कि भाई यहाँ से भेजने का जो एक सिस्टम बनाया। तो मेरे हिसाब से कि जो भी उन्होंने प्रयास किया वो काबिले तारीफ था। और क्योंकि ये ऐसी बीमारी थी कि कहीं ना कहीं लोग फंसे हुए थे, तो कहीं पे लोगों की हड़बड़ी के कारण भी जो है वो ये चीज़ें देखनी पड़ी और जो व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। तो जो भी उनसे बन सका वो अपने लेवल पे बहुत अच्छी बात है, जो बन सका अच्छा है। लेकिन इस वक्त जो है आपके लिए खुशी खबर ये आ रही है कि एनडीए जो है 124 में चल रही है और आरजेडी प्लस जो है वो 111 पर। तो कहीं ना कहीं अभी अब आगे हैं आप। आगे देखना कि अगर यही रुझान रहता है और इसी तरीके से जीत का सिलसिला बरकरार रहता है तो आपके लिए एक बड़ी खबर में तब्दीली हो सकती है। इरफान साहब क्या कहेंगे? लगातार ये माना जा रहा था कि बीजेपी की और एनडीए की गिनती जो है अमेरिका के चुनाव के नतीजों के बाद से उल्टी शुरू हो गई। ट्रंप चले गए, वहां से ट्रंप की नमस्ते हो गई, तो अब इस नमस्ते का असर जो है वो हिंदुस्तान के होने वाले बाकी चुनावों पर भी पड़ेगा और सब जगह से बीजेपी और एनडीए की नमस्ते हो जाएगी। अभी आप देख रहे हैं, क्योंकि आप बहुत ही रिनाउंड जो है जर्नलिस्ट हैं इस देश के, और आपकी कुछ ना कुछ क्रेडिबिलिटी इस देश के लिए है, और मैं ये महसूस भी किया, मैंने खुद देखा भी है जी। अभी आप जाएंगे, आप गुजरात में चले जाइए, वहाँ पर 8 सीट पे इलेक्शन हुआ, 8 की 8 जो है वो भारतीय जनता पार्टी की आई जी। आप मध्य प्रदेश चले जाइए, 28 में से लगभग 20 सीट जो है उससे ज़्यादा भी हो सकती हैं अभी तक, वो हम जीत रहे हैं जी। आप उत्तर प्रदेश में चले जाइए तो 7 में से 6 सीट हम जीत रहे हैं। ठीक है। आप
मणिपुर में चले जाइए तो 5 में से हमने 4 जीती और 1 जो है वो इंडिपेंडेंट ने जीती। लेकिन झारखंड और उड़ीसा की बात करिए, वो उड़ीसा और झारखंड जो है मतलब उनका अपना अपना स्टेट का एक वो है। हाँ। अभी लोग उनके झांसे में है। अच्छा। तो ये कोविड की बात हो रही थी, पैंडेमिक की बात हो रही थी, आपने ट्रम्प की बात निकाली थी, अमेरिका की बात निकाली थी। ट्रंप का भी सबसे बड़ा असर यही है, वहां पर सवाल यही उठता है, वही मैं बताना कि चाह रहा हूं कोविड मारूफ को साहब। ट्रंप ने ठीक तरीके से नहीं ऑर्गेनाइज किया, नहीं से उसको संभाल पाया और वहां से बिल्कुल वही मैं बताना चाहता हूं टाटा हो गया कि हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से 130 करोड़ आवाम को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस में लेकर और इस कोरोना पैंडेमिक के जो भी उसकी गाइडलाइन थी या जैसे जैसे भी उनकी जहां मदद कर सकते थे तो उसको पूरी तरीके से उन्होंने मदद करने की कोशिश की और इस देश के जनता में अपने विश्वास को दुगना करने की कोशिश की। हिंदुस्तान की तरफ जो है पूरी दुनिया की नज़रें देख रही थी कि हिंदुस्तान जो है 130 करोड़ जहां का आवाम है उसको किस तरीके से उन्होंने जो है इस कोरोना से बचाने की कोशिश की। अभी हमारे यहाँ का जो डेथ रेट है वो पूरी दुनिया में सबसे कम है जी। हमारे यहाँ सबसे कम पेशेंट है और रिकवरी रेट दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारा 90 अबव है जी। तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया और वहाँ की जनता ने उसे सराहा। हाँ। जो अभी आप बात लेकिन कर इसके रहे लिए थे, हमारे यहाँ के देश की जो मुल्क की जो है इम्यूनिटी पावर है लोगों की वो दूसरों के मुकाबले में काफी बेहतर है। वही मैं बताना चाहता हूँ, कुछ भी है अगर किसी ने एनर्जी देने का काम, उसकी इम्यूनिटी बढ़ाने का काम किया अच्छा। तो हिंदुस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम ने किया। चलिए। और हमारे जो डॉक्टर्स थे, हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं ठीक डॉक्टर है। हर्षवर्धन जी। जी, उन्होंने दिन रात 24 घंटे लगकर काम किया। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जी। कि हमारे यहाँ जो है पीपीई किट नहीं बनती थी, हमारे यहाँ मास्क नहीं बनते थे। ठीक है। तो आज हम इस काबिल हो गए और किस लिए हुए? आत्मनिर्भर भारत, जी। मेक इन इंडिया भारत। तो उसी के मद्देनजर जो है हम आत्मनिर्भर बिहार बनाना चाहते हैं। जी। दूसरी जो पार्टी जिस गठबंधन का आप बात कर रहे हैं हाँ। वहां पर जो है वो किसको आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं? अपने परिवार को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए वहाँ की जनता ने देखा और वो ट्रस्ट नरेंद्र मोदी जी पर उन्होंने किया, भारतीय जनता पार्टी पर किया, एनडीए पर किया कि इनको दोबारा लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि उन्होंने बहुत बुरा हाल जो है बिहार का देखा था। वहाँ पर कितने मतलब बुखार से लोग मरते थे, कितनी कितनी वबाएं आती थी। आज उस इतने बड़े पैंडेमिक वबाएं आती हैं जाती हैं, बहरहाल वो जो सरकारें होती हैं उनकी जिम्मेदारी भी होती है कि उनसे निपटारा दे, निजात दे और लोगों को सहूलियतें दे। पूरी ईमानदारी और दमदारी से जो है। नीरज को एक बार दोबारा से ले, नीरज में कहीं ना कहीं एक चीज निकल के आती है, जो आंकड़े बता रहे हैं, जो सीटें बता रही हैं कि जब तक नीतीश जो है वो आरजेडी के साथ रहे तो जो माई फैक्टर है MY, वो वाई और M दोनों मिलकर के नीतीश को मजबूत करते रहे। लेकिन वाई चला गया आरजेडी में और M जो है उसने जब ये देख लिया कि नीतीश जो है यहां पर आ गए बीजेपी के साथ, तो कहीं ना कहीं M ने जो अपने हाथ जो है वो नीतीश से खींच लिए। नतीजा ये हुआ कि सीटें सिकुड़ गई। राजनीति में ऐसी कुछ परिस्थितियां होती है जो वक्त के हिसाब से ट्रेंड आपका चेंज होता रहता है, लोगों की मत भी उसके हिसाब से, सोच भी जो है, जो एक पब्लिक परसेप्शन जो है वो चेंज होता रहा। उसके बावजूद भी देखिए अभी सभी वर्गों का, चाहे किसी भी जाति धर्म किसी भी समुदाय की बात कर ले, अभी जो एनडीए में एक अटूट विश्वास है, उनको विश्वास है कि जो एक रिजल्ट डबल इंजन की सरकार दे सकती है बिहार में, अच्छा, वो शायद ये जो पिछला अभी लालू के जो शासनकाल में लोगों ने देखा है ना, वो शायद विश्वास नहीं कर रहे। तो डबल इंजन पहले नहीं दिखाई दे नीतीश बाबू को। पहले भी एनडीए की सरकार यहां मौजूद थी केंद्र में, मरकज में, तब वो डबल इंजन नहीं दिखाई दे रहा था। अब डबल इंजन दिख गया क्योंकि वहां पर उन्होंने उससे हाथ मिला लिया। आऊंगा मैं आपके पास, हमारे जो ब्यूरो चीफ है बिहार के सनाउल हक वो मौजूद है, अपडेट लेते हैं। क्या अपडेट है आपके पास इस वक्त? 60% तो यहाँ की मतगणनाएं हो चुकी हैं, 40% अभी बाकी है और अभी कुछ भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि यहाँ एनडीए की सरकार बनेगी या फिर राजद की सरकार बनेगी। भविष्यवक्ता है जो बताते हैं कि भाई क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वहां पर फिजा किसके हक में ज्यादा दिख रही है आपको? अभी तक में तो सर एनडीए ही आगे जा रही है। अब आगे देखते हैं 40% जो मतगणनाएं अभी बाकी हैं जिन जगहों पे, उन 40% पे क्या होता है सर, इससे कहना अभी मुश्किल है। हो सकता है कि ये बाजी पलट भी सकता है। आसार तो ऐसा ही लग रहा है कि अब बाजी किसकी तरफ जाती है ये कह पाना अभी बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री को नीतीश कुमार को जो सीटें आई, क्या उसका हम पहले से अंदाजा लगा सकते थे कि इतनी कम पर पहुंच जाएंगे? पहले सरकार में बड़े भाई की जो भूमिका में, रोल में जो है नीतीश बाबू थे, अब वो इस इलेक्शन के नतीजों के बाद वो एकदम नीचे आ गए।
ऐसा यहाँ का भी मानना था, आम जनता का भी मानना था, लेकिन इस बीच में ऐसा पाया गया कि जैसे कोई चुप्पी साधे रहते हैं और चुप्पी साधने के बाद जैसे मैंने कहा कि इस पार्टी को मुझे वोट देना है, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा किया कि बिल्कुल उन्होंने अपनी जबान को बंद रखी, उन्होंने कुछ बोला ही नहीं, और शायद उसी का ये नतीजा है। ये 30 सीटों पर जो 1000 से कम वोटों का अंतर है। सराउल, आप बने रहे मेरे साथ, मैं आपके पास आऊंगा। अपडेट ये है कि एनडीए प्लस 122 और जेडीयू प्लस 114, फिर दोबारा से ऊपर नीचे मामला हो गया, और जो बाकी हैं वो 20 है। आप ये समझ लें कि बिल्कुल एक नेक टू नेक मामला चल रहा है। कहीं पर भी अगर ये जरा सा भी तब्दील हुआ तो उसमें जो फर्क होगा वो 1000 से कम के वोटों का होगा, और बाजी किसी के भी हक में जा सकती है और किसी के भी खिलाफ जा सकती है। सराउल, मैं जानना चाहूंगा आपसे कि क्या जेडीयू के जो नेता है मेरे साथ बैठे हैं नीरज, वापस में आऊंगा जब अपडेट के साथ सराउल के पास। नीतीश की बात मैं आपसे कर रहा था नीरज जी, कि क्या मुस्लिम तबके ने अपना हाथ खींचा नीतीश बाबू से, तो उसका नतीजा ही है, उसका एक खमियाजा ही है? नहीं, मेरा ऐसा नहीं मानना। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि सभी वर्गों का, किसी भी कास्ट का जो है लोगों का नीतीश जी में अभी भी विश्वास है। उनको पूरा विश्वास है कि वो सबका साथ, सबका विकास एक साथ में, मतलब सभी वर्गों को साथ में लेके चलते हैं। उनका प्रयास होता है कि नीचे पंक्ति तक जो लोग खड़े हैं, जो उन तक उनकी योजनाएं पहुंच सके। तो अभी भी लोग जो हैं नीतीश जी में विश्वास जताते हैं, और उनको पता है कि जो चीज़ वो बोलते हैं वो करते हैं जी। तभी जाके आज जो एक परिणाम जो आ रहा है बिहार का, वो कहीं ना कहीं फिर से चौथी बार जो है बिहार की जनता जो है नीतीश कुमार जी को पसंद कर रही है। बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हालांकि जिस तरीके से ट्रेंड चल रहा है, मैं अपडेट दे दूं आप दोनों को और अपने लोगों को भी, ऑडियंस को भी। जिस तरीके से अभी ट्रेंड आ रहा है कि एनडीए की जो 9 ऐसी सीटें हैं जिसमें 1000 से कम का मार्जिन है, और 20 सीटें ऐसी हैं जो 1000 के मार्जिन पर रुकी पड़ी हैं, और 13 ऐसी सीटें जिसमें 500 का मार्जिन। आप समझ सकते हैं कि कितनी बारीकी का ये चुनाव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उन पॉलिटिकल पार्टियों का, उन सियासी दलों का बड़ा अहम रोल है, जिनके अपने उम्मीदवारों ने 1000, 1500, 2000 वोट लिए, तो उन्होंने बड़ी पार्टियों का जो बड़ा खेल है वो बहुत ही बुरी तरीके से बिगाड़ दिया है। इरफान साहब, क्या कहेंगे? आपके लिए फायदे की बात है? नहीं, इसमें कोई फायदा और नुकसान नहीं है। हाँ। जैसा अभी पहले सेगमेंट में आपसे बात हुई थी कि थोड़ा पोलिंग बूथ जो ज़्यादा बना दिए, उसकी थोड़ी संख्या कम कर दी, इसलिए कि लोगों को बहुत सहूलत के साथ वोट डालने का जो है एक राइट जो है उसका सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। और बहुत अच्छी तरीके से वहाँ की सरकार ने, वहाँ के चुनाव आयोग ने, इलेक्शन कमीशन ने एक परफेक्ट जो है वहाँ पर अरेंजमेंट करके दिया कि किसी भी वोटर को किसी भी हद तक जो है जाकर अपना वोट कास्ट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो जी। लेकिन जो ये अभी ये सुबह से यही मैटर चल रहा है, ये सुबह से ये कि 30 सीट पर 1000 से आगे चल रहे हैं जी, उसमें 500 से पीछे चल रहे हैं। लेकिन हम कॉन्फिडेंट हैं क्योंकि हमने जाकर वहाँ पर धरातल पर देखा है, हमने ज़मीन पर देखा है, वहाँ पर लोगों का व्यूज़ हमने लिए हैं। उन्होंने एनडीए को सेलेक्ट किया है। 10-5 सीटों का आगे हेर फेर जो आप बता रहे हैं, ये लास्ट की जब टैली आएगी तो 130 से ऊपर जो एनडीए की पहुंच जाएगी। अच्छा। कहीं पर भी कहीं को जो है किसी से न समर्थन लेने की जरूरत पड़ेगी, न किसी को देने की जरूरत पड़ेगी। हमारे एनडीए का जो अलायंस है, जो चारों पार्टी हैं, वीआईपी है, हम है, जेडीयू है, भारतीय जनता पार्टी है जी, वो पूरे कॉन्फिडेंट के साथ और पूरी मेजोरिटी के साथ फिर जो है नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में वहाँ सरकार बनेगी। और जो बचे हुए काम है, क्योंकि 15 साल तक बहुत ही जो अथक मेहनत करके बिहार को किसी मुकाम पर पहुंचाने की एनडीए ने कोशिश की है, नीतीश कुमार जी ने कोशिश की है, और 2014 के बाद में नरेंद्र मोदी जी ने कोशिश की है। आपको याद होगा कितने पुराने वहाँ पर ऐसे सड़े हुए पुल थे, कभी भी उनको पुल बनाने की जो है वो किसी ने सुध नहीं ली। जो हाईवेज से, क्योंकि एक बिहार ऐसी जगह है जो पूरा नॉर्थ ईस्ट है, बंगाल है, झारखंड है, जब तक वहाँ की रोड और वहाँ का एनवायरनमेंट सही नहीं होगा तो कोई ठीक तरीके से सेफ और सिक्योरिटी के साथ पहुंच नहीं सकता जी। उसको अगर काम किया है तो एनडीए ने किया है, नीतीश बाबू ने किया है, सुशील मोदी जी ने किया है जी। तो नीरज, क्या कहेंगे? आज मंगल है, क्या मंगल वाकई आपके लिए मंगलमय हो सकेगा? देखिए, हमें पूरा विश्वास है कि बिहार की जनता जो है एनडीए के पक्ष में जो है
हमारा जो परिणाम आएगा वो एनडीए के पक्ष में आएगा। हम मतलब पिछले आप देखिए कि 7 तारीख से जो एक पूरा मीडिया का जो एग्जिट पोल आ रहा था उसमें कहीं ना कहीं जो है वो एक तरफा दिखा रहा था, लेकिन क्या एक तरफा ये एग्जिट पोल था? नहीं था, लेकिन जेडीयू के लिए तो एक तरफा ही है। आप ये देखें ना, जेडीयू के लिए कहीं पर भी प्लस नहीं है, आप ये समझ लें। और आप इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर जो है उसने डेंट किया जेडीयू को, नीतीश कुमार को। लेकिन आप जानबूझ करके चिराग पासवान को नहीं बोल रहे, जबकि जहां जहां आपने अपने उम्मीदवार खड़े किए वहीं वहीं एलजेपी ने खड़े किए। तो अगर 1000 वोट हो, 500 वोट हो, 2000 वोट हो, तो वोट किसके कटे? वो जेडीयू के कटे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि आज भी जो इस बार जो 20 का जो चुनाव लड़ा गया है वो नीतीश जी के नेतृत्व में और उनके चेहरे के ऊपर जो है वोट आया हुआ है। अच्छा, उसमें लेकिन उनको वोट नहीं आया, नहीं, उनकी पार्टी को वोट नहीं आया। जहां तक चिराग पासवान जी की बात है, इसी दिल्ली के चुनाव में पिछले 6-7 महीने हुए हैं अभी, इसी दिल्ली के चुनाव में मैं उस जनसभा में खुद मौजूद था, संगम बिहार की जनसभा में, जहां पे जेपी नड्डा जी और चिराग पासवान और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी थे। उन्होंने कम से कम आधे घंटे के अपने भाषण में नीतीश जी के किए हुए कामों को इतनी तारीफ की है, चाहे वो 7 निश्चय हो, चाहे वो बिजली का बात हो, चाहे रोड की बात हो, चाहे घर में नल की बात हो। लेकिन मैं चिराग पासवान जी से ये पूछना चाह रहा हूं कि ऐसे 6 महीने में ऐसा क्या हो गया? और वो तो मतलब बिहार में तो रहते भी नहीं है। पिछले कुछ महीने से जब से चुनाव की जो एक घोषणा हुई है उसके बाद जो है अचानक वो प्रकट हुए और बिहार की जनता को बोलते हैं कि नीतीश कुमार जी को जो है इसमें इनके योजनाएं में जो घोटाला हुआ है, 7 निश्चय की जो तारीफ कर रहे थे 6 महीने पहले दिल्ली में आके, ठीक है, उसी चीज को वो जाके बोल रहे हैं कि इसमें घोटाले हुए हैं। अरे भाई, एक चीज तो आप पक्ष रख लीजिए पहले कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं, किस तरह से। तो बिहार की जनता समझदार है, वो समझती है और वो अपने लोगों को समझ रही है कि कौन क्या बोल रहे हैं। इरफान साहब, क्या ये लगता है कि जिस तरीके से ये समझा जा रहा था कि रामविलास पासवान क्योंकि एक बहुत तुरुप का पत्ता रहे और जहां सरकारें रही हैं रामविलास पासवान वहां जरूर है, लेकिन उनके देहांत के बाद, उनके इंतकाल के बाद ये माना जा रहा था कि एक जो इमोशनल वोट जो है वो जरूर पड़ेगा, लेकिन वो पड़ता बिल्कुल भी दिखाई नहीं दिया। क्या रामविलास पासवान का जो जलवा था, चिराग पासवान के उस चिराग में वो जलवा नहीं है? नहीं, ये बिल्कुल सही आपने बोला। रामविलास पासवान जी की एक बहुत बड़ी क्रेडिबिलिटी थी, बड़े दलितों के लीडर थे, उन्होंने उनके फलाह बहबूद के लिए काम भी बहुत किया था जी। लेकिन जो है उन तक जो है उनके जो सुपुत्र हैं वो कभी वहाँ तक पहुँच नहीं सकते, क्योंकि वो ज़मीन से जुड़े हुए लीडर थे। और जो जितने भी वहाँ पर जो अभी लोकसभा के जो चुनाव से जुड़े हुए लीडर हैं, चुनाव में जो जीते थे तो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर जीते थे। किसी की वहाँ पर इतनी हैसियत नहीं थी कि वो जो अपनी किसी भी मतलब जो हैसियत से आगे जीत कर आ जाए जी। लेकिन ये भी बिल्कुल गलत बात है कि उन्होंने जो है वो जितने उतने ही एरिया में जो है कैंडिडेट उतारे जहाँ पर जेडीयू के थे। हमारी तो सीट जो है 111 है और उन्होंने कैंडिडेट 143 उतारे हैं जी। तो हमारी जगह भी मतलब उन्होंने खिलाफ लड़ा। लेकिन बिहार की जनता बहुत समझदार है और राजनीतिक तौर पर बहुत ही मतलब जो परफेक्ट है। और बिहार का आदमी, बिहार और बिहारी, वो हिंदुस्तान के सभी जितने भी मतलब मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं वहाँ पर जो है वो निवास करते हैं, वहाँ पर रहते हैं जी। तो वो इस राजनीति को समझते हैं कि किसको हमें वोट देना है और किसके साथ जो है झूठे घूमना है। अगर मामला रह गया तो चूक रहेगी की बात आप बता रहे थे जी, कहीं चूक रहेगी, संख्या उतनी, तादाद उतनी नहीं मिली आपको, तो क्या करेंगे? नहीं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए जो है किसी कयास आराई पे मबनी नहीं है। वो 100% जो है हमें पूरी उम्मीद है, पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है कि बिहार की जो है जागरूक जनता ने एनडीए के पक्ष में वोट दिया है और उसका अंतिम परिणाम आते आते जो है वो एक मेजोरिटी की सरकार वहाँ पर नीतीश जी के नेतृत्व में बनने वाली है। किसी को गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए या किसी को खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए। ये 2-3 दिन तक का जो है उनका बर्थडे गिफ्ट जो है वो हमारे टीवी चैनल के पत्रकारों ने, भाइयों ने, बहनों ने दिया। उनका कल रात तक जो है पूरी तरीके से जो उन्होंने जलवा बना के रखा, आज हलवा होता हुआ आपने सब चैनलों पे उनका देख रहे हैं। और यही जो है जलवा एनडीए का और उनका हलवा जो है बिहार में परोसा जाने वाला है। चलिए, आप हलवे की बात करें और कहीं न कहीं इस तादाद ने रायता फैला दिया तो लगता है कि भी आपको भी सोचना पड़ जाएगा कि आखिर कहाँ से वो नंबर पूरे किए जाए। नीरज, लगातार बात यही आ रही है। देखिए, पूरा हम लोग एनडीए के पूरा परिवार जो है आश्वस्त है कि
जो भी परिणाम आएगा वो हमारे पक्ष में आएगा और बिल्कुल शालीनता के साथ जो भी परिणाम आएगा हम उसको स्वीकार करेंगे। चाहे 4 दिन पहले भी देखिए जो एक जो नकारात्मक जो एक माहौल बनाया गया, जो परसेप्शंस बनाया गया, उसके बावजूद भी चाहे वो बीजेपी के कोई लीडर हों चाहे जेडीयू के कोई लीडर हो, किसी ने भी अपना उस पर अपना इंटरेक्शंस नहीं दिया। मतलब उनको पता है कि जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोच रही है। जमीनी नेता जो होते हैं ना अपने, आपको पता था कि यही आएगा जेडीयू का नंबर? देखिए थोड़ी सी तो निराशा है, जो थोड़ी नहीं बहुत आधी से ज्यादा आपके पास जो मामला है वो बिगड़ गया। मैं आपको दोबारा से लूंगा इस पूरी बातचीत में। अखलाक जुड़ गए, कांग्रेस से है और युवा भी हैं, लगातार सियासत भी करते हैं, टीवी डिबेट भी करते हैं। क्या कहेंगे? कांग्रेस लगातार घटती जा रही है, चुनाव बढ़ते जा रहे हैं, साल दर साल हम सब आगे बढ़ते जा रहे हैं, कांग्रेस क्यों नहीं बढ़ पा रही? देखिए मारूफ भाई, कांग्रेस एक रिवायती पार्टी है। हम लोग वहां अलायंस में लड़े और जिस तरह के जो रिजल्ट आए हैं वो थोड़ा निराशाजनक है, लेकिन आप देखिए कि वहां पे झूठ और मक्कारी का काम नहीं किया गया है। आप देखिए वहां पे जो जमीन पे लोग बदलाव चाहते थे गठबंधन की, जिस तरह से आप रैलियों में और चीजें देख रहे थे, और अभी भी जो है रिजल्ट आने जो है बाकी है ना। नहीं, रिजल्ट आने बाकी है, लेकिन रिजल्ट आते ही कांग्रेस के बड़े नेताओं ने फिर दोबारा से पुराना राग शुरू कर दिया है कि ईवीएम है तो गड़बड़ है, बीजेपी कहती है मोदी है तो मुमकिन है। आप तो खुद बताइए, हिंदुस्तान की आवाम जिस तरह से देख रही थी, रोष जिस तरह से सड़कों पर, आप देखिए पेंडेमिक हो या आप जो वैक्सीन का जिक्र करते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर कि अगर हम इलेक्शन में आएंगे उन्हें इस तरह की बातें कहनी पड़ती हैं, क्योंकि वो जनता का मूड देख रहे थे कि किस तरह लोग पूरी तरह से रोडों पर, देखिए वो मशहूर वीडियो है कि मैं 90 गांव खाली पेट कैसे पहुंचा अपने गांव। पूरे देश ने देखा है किस तरह से जो है लोग सड़कों पर थे, अर्थव्यवस्था चरमराई हुई है, जंगल राज वहां पे हुआ है, तो लोग बदलाव चाहते थे और ये उसी बदलाव की एक लहर थी। नहीं, क्या लोग कांग्रेस को नहीं चाहते थे? क्या बात है? बदलाव, आपने बदलाव की बात की, तो बदलाव तो ऐसा होता कि कांग्रेस को कम से कम 50 सीटें मिलती, लेकिन कांग्रेस तो अपने पिछले आंकड़े से भी नीचे आ गई। तो बदलाव किस तरफ हुआ? तो अभी पूरी तरह से रुझान सामने रात तक क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। तो आप देखिएगा कांग्रेस का वोट बैंक बढ़ा है। नहीं, वोट बैंक तो थ्रू आउट जो है आरजेडी का बना है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वोट बैंक, वोट परसेंटेज बढ़ना एक अलग बात है, सीटें बढ़ना एक अलग बात है। तो सीटें नहीं बढ़ी है अभी तक, जो 20 के आंकड़े पर कांग्रेस है, अपने पिछले आंकड़े से भी नीचे है। क्या लग रहा है कि क्या हम उस तरीके से समझ नहीं पा रहे हैं, या लोग जो है कांग्रेस को समझ नहीं पा रहे? कांग्रेस जो है वो झूठे सपने नहीं परोसती है, कांग्रेस जो कहती है वो पूरा करती है। और कांग्रेस और आरजेडी की जिस तरह से लहर नजर आ रही थी, आज सुबह से लोग देख रहे थे, और पहले से जो आप रैलियों में देखेंगे इतने आहत थे लोग कुशासन बाबू के शासन में कि वह बाढ़ में लोग डूब रहे थे, और लाइव तमाम चैनल्स पे दिख रहा था कि क्या आलम है, बिहार कितना पिछड़ा हुआ है। सारी चीजें जो बेसिक वहां के मुद्दे थे, बेसिक नीड थी, उन पर चुनाव लड़ा गया है। ये नहीं कि आप कह दो कि भाई मैं आपको दोबारा से अपडेट कर दूं, अपने व्यूअर्स को भी अपडेट कर दूं कि जो नया आंकड़ा है वो एनडीए प्लस 120 हो गया है और आरजेडी प्लस 115 हो गया। तो आप ये समझ लें कि अभी 5 मिनट नहीं हुए आपके साथ जुड़े हुए, ये अपडेट्स आएंगे क्योंकि जनता ने वोट दिया है सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए। जैसे ही 2 नंबर 4 नंबर आरजेडी के बढ़ते हैं तो कांग्रेस और आरजेडी में इस तरीके की जो है वो थोड़ी सा देखा जाता है कि हाँ कुछ होने जा रहा है, कुछ बढ़िया होने जा रहा है। और वही दूसरी जो है जेडीयू प्लस, वो अपने आप को सोचते हैं कि अब क्या हो रहा है। तो सांसें बिल्कुल ऐसा अटकी हुई है जैसे भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच हो रहा हो। तो देखते हैं क्या किस रुख किस तरफ जाता है। हालांकि मैच अभी भी चल रहा है, आखिरी बॉल तक ये कहना मुश्किल है कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इरफान साहब, लग रहा है लगातार बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला ये लोकतंत्र का, जमहूरियत का देखने को मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं, जो अभी अखलाक भाई ने बात कही जी, वो बिल्कुल सही कही कि कांग्रेस रिवायती पार्टी है
रिवायती का जो मतलब है वो हेरिटेज पार्टी से है, अच्छा। पुरातत्व विभाग के एक मतलब जो लाइब्रेरी की पार्टी होने से है। हाँ। तो ऐसी रिवायती पार्टी हो गई है। कुछ दिन में उसका जो है लोग जाकर जो है लाइब्रेरी में पढ़ा करेंगे कि कोई कांग्रेस पार्टी होती थी, हाँ। 100 साल पुरानी होती थी, हाँ। उसके नंबर इतने घट जाएंगे, वो किताबों में उसको पढ़ना पड़ा करेगा। दूसरे, क्या लालू यादव को कभी कोई ईमानदारी के बारे में उसके बारे में सोच सकता है? जहाँ पे भी लालू यादव का नाम आएगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली बेईमानी, झूठ, फरेब, अच्छा। जुमलेबाजी ये वहाँ से चालू हो जाती है। हाँ। उसके नाम के साथ ही ये सब जुड़ा हुआ अखलाक है। बने और हुए वो हैं, आदमी अखलाक। जो है आज भी वो रांची की जेल में है। तो जो आदमी अगर ईमानदार होता, इतना डेड ऑनेस्ट होता, क्या उसको इतने बुढ़ापे में आके जेल काटनी पड़ती? इतने उस पर केस होते क्या? अखलाक और इरफान साहब ने लगातार कांग्रेस के मैं आरोपों की, अपने इल्जामों की बौछार दोस्त को लगा ये दी बताना है चाहता हूं कि कि वो- कांग्रेस जो है ना वो आर्काइव में देखने लायक पार्टी हो गई है। सिर्फ उसका इतिहास पढ़ा जाएगा, मुस्तकबिल जो है वो बिल्कुल जो है वो अंधेरे में डूबा हुआ है। को मूर्ख बनाए। आज जनता रो रही है, मुझे बताइए आज अर्थव्यवस्था का क्या हाल है? आज देश किस तरफ जा रहा है? युवा का रोजगार नहीं है, देश बिकने की कगार पर है। देश नहीं बिकने दूंगा। सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा, जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। आज अगर बात हो रही है तो वो हिंदू मुस्लिम से ये बातें पाकिस्तान, ये एक तरह के जुमलेबाज पार्टी है जिसने सिर्फ अच्छे सपने दिखाकर पब्लिक को मूर्ख बनाने का काम किया है। लेकिन याद रखिए, रिवायती पार्टी का ये उसूल है कि वो फर्जी बात, मक्कारी की बात, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी जिस तरह से उस पर चलकर इसको आगे बढ़ाया है वो काबिले तारीफ। मैं आपको अपडेट कर दूं, अखलाक के 112 जगह पर जो है प्रधानमंत्री ने रैलियां की हैं, जहां से 64-65% जो सीटें हैं वो निकलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल मारूफ भाई। मैं अखलाक भाई आपसे पूछना चाहता हूं, अभी जयपुर हेरिटेज दो उसकी नगर निगम बना दी, कोटा में 2 नगर निगम बना दी, तो वहां पर 30-35 जो है अकलियत के हमारे भाई जो है कांग्रेस के टिकट पर जीत का है, लेकिन वहां पर किसी को मेयर नहीं बनाया। आप रिवायती पार्टी की बात करते हैं, सबको साथ लेने के चलने की बात करते हैं। आप मेरे को जवाब देंगे क्या? वहां पर मेयर जो है किसी अकलियत के आदमी को क्यों नहीं बनाया? आप कोटा में क्यों नहीं एक अकलियत के आदमी को बनाया? आप सिर्फ जो है झूठ और फरेब की राजनीति करते करते 70 साल में आपकी क्या हैसियत हो गई है, उसके बारे में कभी गौर करिए, उसके बारे में कभी ध्यान दीजिए। अभी बिहार का रिजल्ट आने वाला है, अभी रात में 10 बजे आपको पता लग जाएगा। आप 29 से 20 पे आ गए, उसके बारे में आप ध्यान दीजिए। वहाँ की आपकी कैसी लीडरशिप है उसके बारे में ध्यान दीजिए। आपके वहाँ के प्रदेश के अध्यक्ष अशोक चौधरी वो जेडीयू में आके कार्यकारी अध्यक्ष बन गए। आपका कौन सा वहाँ लीडर है ऐसा जनाधार वाला? आप जो है तेजस्वी के कंधे पर चढ़कर ये इतनी बड़ी बात नहीं करिएगा। आप हमसे मतलब कभी भी आकर डिबेट करिएगा। हमेशा डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज करते थे। आप बताइए देश को स्वतंत्र कराने में किसका योगदान था? देश की जनता का योगदान था, इस देश के आवाम का योगदान था, वो कोई कांग्रेस का योगदान नहीं था। बात कर रहा हूँ। ठीक है, हम किसी आजादी के आंदोलन पर नहीं जाते। अभी जो आंदोलन है वो लोकतंत्र का है, जमहूरियत का, वही रहते हैं और बिहार तक ही अपने आप को महदूद रखते हैं। अखलाक सोचने की एक बात जरूरी है कि बिहार में जो सोचा था कांग्रेस ने, क्या वैसे ही हुआ? देखिए, कांग्रेस ने जो 2005 से अगर आप कंपेयर करेंगे तो बहुत अच्छा किया है। आप तो आंकड़ों को जानते हैं, आप टैली कर लीजिएगा आंकड़े। बहुत अच्छा किया है और आगे भी अच्छा करेगी। कांग्रेस अलायंस में थी, वहां हमारा अलायंस आरजेडी के साथ था और आरजेडी और कांग्रेस ने मिलकर बहुत अच्छा चुनाव लड़ा। नहीं, लेकिन आप ये मुझे बताएं, आपसे ज्यादा अच्छा तो लेफ्ट पार्टियां कर गई, ओवैसी साहब कर गए, कम से कम इनके नंबर सबके बड़े। वही हुआ, वही आपने बता दिया। ये लोग माइनॉरिटी की वोटों को काटने के लिए वहां पर वोट कटवा पार्टी साबित हुए हैं। आज पूछिए कहाँ है ओवैसी साहब की पार्टी के नुमाइंदे? कितनी सीट आई है उनके यहाँ सरकार में? कहीं कोई उनका क्या उन्होंने सिर्फ बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। अगर मैं इस पे ये न कहूं कि वो बीजेपी के एजेंट है तो क्या गलत होगा? उनकी आप देख लीजिए जिन सीट्स पर वो लड़े हैं उन्होंने बीजेपी को फायदा पहुंचाया है। नहीं, लेकिन ये मामला तो अखलाक, मैंने अभी बात कर रहा था नीरज से भी कि एलजेपी ने पूरी तरीके से डेंट किया जेडीयू को, तो क्या इन बाकी पार्टियों ने कांग्रेस को डेंट किया? बिल्कुल। वैसी एमआईएम की जो पार्टी है, इन्होंने वाकई जो है इनको सोचना चाहिए, सपोर्ट करना चाहिए।
ऐसी ताकतों को जो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती हैं, देश के भाईचारा हिंदू मुस्लिम भाईचारे को खत्म करना चाहती हैं, गंगा चमनी तहजीब को बदलना चाहती हैं, देश की हिस्ट्री को बदलना चाहती हैं। नहीं, कांग्रेस का अपना स्टैंड क्या है? कांग्रेस इतनी पुरानी पार्टी है, कांग्रेस क्या दूसरे को पहलुओं को देखती रहेगी कि वो ऐसा ना करे, दूसरा ऐसा ना करे? कांग्रेस की अपनी नीतियों पर क्या लोगों का भरोसा उठ गया? मुद्दे पर सड़क पर उतरकर आप देखिए, संसद से लेकर हाथरस का मुद्दा हो, चिन्मयानंद का मुद्दा हो, बीजेपी के सारे नेता, आप बताइए, चिन्मयानंद को बचा रहे थे और प्रियंका गांधी जी हाथरस के मुद्दे पर बाई रोड हाथरस गई है। लेकिन अखलाक, मुझे आप ये बताएं, प्रियंका गांधी ने जो कुछ किया हो, राहुल गांधी ने जो कुछ किया हो, सोनिया गांधी ने कुछ किया हो, सब सारी मुल्क की पब्लिक ने देखा, आवाम ने देखा, और यहाँ एनडीए, नरेंद्र मोदी और बाकी जो लोग कर रहे हैं वो भी सब जनता ने देखा, आवाम ने देखा। लेकिन जब ये मौका मिलता है पार्टियों में से अपने पसंद की पार्टी चुनने को, तो पब्लिक अपने आप चुनती है, और उसके बाद जो नतीजे आते हैं जिसे मैं और आप देख रहे हैं, वहां ये असर दिखना चाहिए, वो क्यों नहीं दिख रहा? नतीजे चौंकाने वाले हैं। ये नतीजे जो है समझ से बाहर है, किस तरह से मैनिपुलेट करके डेटा, अब ये जांच का विषय है इस बारे में कहने का। लेकिन तो दिग्विजय सिंह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, दिग्विजय सिंह फिर सही कह रहे हैं कि ईवीएम जो है वाकई गड़बड़ है। बिल्कुल, लेकिन ये बात जो एग्जिट पोल के वक्त नहीं बोल रहे थे, सारे के सारे 2 दिन बड़े आराम से दिवाली मना रहे थे कि बहुत अब तो एक तरफ जीत गए, यही बात थी। अरे अखलाक भाई, इस तरह से जनता का रोष आप देखिए, आपने देखा मोदी जी की रैलियों में प्रियंका जी और राहुल जी जब यहाँ से जा रहे थे दिल्ली से रोटी कपड़ा मकान का मसला, तो अंदर डेक बजा के जा रहे थे, हंस रहे थे, ठट्टे मारते जा रहे थे, हाथरस जब जा रहे थे, तो वो मैं बता रहा हूँ, ये हम नहीं कह रहे वहां की वो ऑडियो और वो सब चीज वायरल हुई। से जाना कोई गुनाह है? दूसरे अभी मध्य प्रदेश में 25 एमएलए ने इस्तीफा दिया, वहां पर कांग्रेस की कितनी सीट आई? गुजरात में 7 आदमियों ने इस्तीफा दिया, वहां पर कितनी सीट आई? कांग्रेस जो है राहुल गांधी जी, वो एक पुरातत्व विभाग की पार्टी आने वाली है। तो क्या गलत किया उन्होंने? नहीं, वो जा रहे हैं तो डेक बगा के जा रहे हैं, किसी के यहाँ जाते हैं, किसी के अगर कोई जो है शोक होता है तो शोक में जाने के लिए कैसे आदमी जाता है? और वो कार में डेक बजाएगा क्या? गाने सुनता हुआ जाएगा क्या? राजीव गांधी जी ने शहादत दी है देश के लिए, आज उनके सुपुत्र को जाने से, रेप विक्टिम से रोका जाता है। चले क्या ये आपके लिए निंदनीय नहीं है? चलिए अगला एक खुशखबरी आपके लिए भी, आंकड़े फिर से बदले हैं बड़ी तेजी के साथ। आरजेडी प्लस जो है 116 हो गए और एनडीए प्लस जो है वो 119 हो गए हैं। तो आंकड़े जो है एनडीए के धीरे धीरे नीचे जा रहे हैं और आरजेडी प्लस के ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इसको आप आखिरी आंकड़ा मत कहिए, क्योंकि आखिरी लम्हे तक, आखिरी सांस तक ये मामला चलता रहेगा। और बिल्कुल मुझे लगता है कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान का मैच जो है आखिरी फैसले पर होता है, वैसे ही इसका फैसला भी होगा। इरफान साहब क्या कहेंगे? बिल्कुल कशमकश का दौर है। नहीं, जैसा अभी इससे पिछले सेगमेंट में भी इस पर चर्चा हुई थी, इस पर बहस हुई थी कि वहां पर वोटों का जो चल रहा है, जी जी अभी जैसे जैसे कम उसकी काउंटिंग हो रही है, हाँ। अभी एकदम बल्क में हो जाएगी तो एकदम रिजल्ट आ जाएगा। जी जी जी। तो अभी लेकिन उम्मीदें आपकी बरकरार है, पूरा कॉन्फिडेंस, उम्मीदें बरकरार है आपकी। बिहार की जनता ने बहुत सही फैसला किया है, एनडीए के हक में करेगी। नीरज क्या कहें? पूरी तरीके से जो है अब की बार नीतीश कुमार के कोई और सरकार बिल्कुल दोहराई जाएगी इस बार एनडीए की सरकार, हमें पूरा विश्वास है। हाँ। और बिहार की जनता पे विश्वास है कि पिछले 15 सालों से जो निरंतर मुख्यमंत्री कौन? मुख्यमंत्री बिल्कुल हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नहीं आप पूरे देश को बताया है कि हाँ, क्या? नीतीश जी की अगुवाई में चुनाव लड़ा जाएगा और हमारे तो चुनाव हो गया। बिहार के जो मुख्यमंत्री होंगे वो नीतीश जी ही होंगे। अच्छा, चलिए, इसमें कोई मतलब दो राय नहीं है। नीरज जी आपका बहुत शुक्रिया, इरफान साहब आपका बहुत शुक्रिया, अखलाक आपका, अब्दुल बासित साहब आपका और सनाउल हक आपका भी। तो जाहिर सी बात है कशमकश का दौर जारी है और हर लम्हे जो नंबर बदल रहे हैं वो कभी इस दल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं, कभी उस दल की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। और इस पूरी धड़कनों के साथ न सिर्फ बिहार की बल्कि पूरे मुल्क के अवाम की धड़कनें भी तेज हो रही हैं, क्योंकि यहां से शुरू होगा एक नया आगाज, एक नया सियासी आगाज। तो देखते हैं कि आज का दिन खत्म होने से पहले पहले कल की सुबह किसके लिए खुशहाल होती है। तब तक अपना ख्याल रखिए, बहुत शुक्रिया।